मेरा गांव आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन मैं इस्लामाबाद में काम करता हूँ। पहले मैंने एक जगह 2-3 साल काम किया है, फिर उसके बाद मैं 2-3 महीने बेकार रहा हूँ। कोई काम नहीं था, कोई मज़दूरी नहीं थी। तो उसके बाद फिर अभी एक जगह पे मुझे 6-7 महीने हो गए काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ से मुझे कोई मसला हो जाए, कोई मसाइल हो जाए, नौकरी छूट जाए तो फिर मज़दूरी मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं यहाँ लकड़ी का काम करता हूँ और यहाँ पे मेरी सैलरी 20,000 रुपये तकरीबन। बेरोज़गारी बहुत है, काम नहीं मिल रहा। अब 4 बच्चे 20,000 में नहीं पढ़ाए जाते। यहाँ से काम करने से पहले मैं 3 साल तक बेरोज़गार रहा हूँ। मुझे ना नौकरी मिल रही थी, ना काम मिल रहा था। जिधर जा रहे थे जगह ही नहीं है, काम नहीं है। उस वक्त मेरे 2 बच्चे थे, अब माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। उस वक्त कहीं काम मिल जाता था, कहीं नहीं मिलता था, कोई कर्ज़ा उठा लिया, कोई रिश्तेदारों से ले लिया, गुजारा चल रहा था। अब 4 बच्चे हैं, चारे पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस ही पूरी नहीं हो रही और 20,000 रुपये में तो बहुत मुश्किल है फ़ीस पूरी हो। 3 साल तक मैं ख्वार रहा हूँ। बेरोज़गारी या रोज़गार जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम इंडिकेटर या एक इशारिया समझा जाता है। किसी भी मुल्क में पायदार तरक्की का जो एक बुनियादी इशारिया है, उनमें से एक जो है वो बेरोज़गारी है या अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले कि ये है क्या, एक बड़ा बुनियादी सा फ़र्क होगा कि हम जिसको काम कहते हैं वो आम और आम आदमी के लिए जो काम है और जो मुआशियात में जिसको काम कहते हैं उसमें एक बड़ा थोड़ा सा एक डिफरेंस है। एक घर में जो काम करने वाली एक औरत है, हाउस वाइफ जो है वो सारा दिन घर में काम तो कर रही है, बट मुआशियात की ज़बान में वो काम नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो है ना वो कोई इनकम पैदा नहीं हो रही, कोई कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही उसके अगेंस्ट। तो ये एक बुनियादी सा था कि जो काम है मुआशियात की ज़बान में हर उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसके अगेंस्ट कोई इनकम। तो एक तो ये थोड़ा सा था क्लियर। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, हर काम ना करने वाला आदमी उसी तरह वो बेरोज़गार नहीं गिना जाता। मसलन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, वो वर्किंग एज में हैं, लेकिन चूँकि वो पढ़ रहे हैं इसलिए वो बेरोज़गार नहीं गिने जाएंगे। उधर कश्मीर में भी मुझे कोई मज़दूरी नहीं मिलती, सिवाय वो छोटे छोटे कामों के। यहाँ पे सैंडिंग के अलावा इसके अलावा कहीं और सैंडिंग का कोई काम नहीं मिलता, तो बहुत मुश्किल होता है। फिर मज़दूरी वगैरह करनी पड़ती है या कोई दिहाड़ी लगानी पड़ती है। अगर इधर से अगर ये फैक्ट्री बंद हो गई, हमारा अगर काम ख़त्म हो गया इधर से, तो कहीं और जाऊंगा। दिहाड़ी मज़दूरी मेहनत बहुत मुश्किलें करना पड़ता है और किसी और जगह पे नौकरी भी नहीं मिलता है इतना आसानी से। अगर मिल भी गया तो कोई तनख्वाह दे रहे, कोई नहीं दे रहे हैं, बहुत मुश्किल है इस तरह। इससे पहले मैं गांव में दिहाड़ी मज़दूरी कर रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। बहुत वक्त बेरोज़गार रहा। तो बेरोज़गारी के लिए 2 से 3 जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो ये हैं कि नंबर 1 तो वो काम करने का अहल हो, उसके पास तालीम हो, हुनर हो, वो अहल हो उसके लिए। तो बुनियादी एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो काम को तलाश कर रहा हो, वो काम करना चाह रहा हो। मेरे पास अगर हुनर है और मैं अपने घर में बैठा हूँ तो मैं बेरोज़गार नहीं गिना जाऊँगा, क्योंकि मैं काम को तलाश नहीं कर रहा। तीसरा ये है कि फिर उसको काम ना मिले। अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं कि आप अहल हैं, आप काम तलाश भी कर रहे हैं और फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा, तो फिर आप अनएम्प्लॉयड या बेरोज़गार गिने जाते हैं बेसिकली। पढ़ाई लिखाई बेहतरी आएगी, बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से आजकल तो स्कूल तो बिल्कुल बंद हैं, तो बच्चे भी घर में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर बात है, हुकूमत अगर कुछ करेगी तो तनख्वाह बढ़ेगी, बच्चे भी अच्छी तरह तालीम हासिल करेंगे, घर बार भी ठीक रहेगा। गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा गरीब आदमी के लिए। अगर वो कर्ज़ा दे रहे हैं तो वहाँ पे ज़मानतें इतनी है कि गरीब आदमी पहुँच नहीं सकता। वो कह रहे हैं जी रिलेटिव लेके आओ, कोई बंदा लेके आओ, कोई बंदा गरीब आदमी के साथ नहीं चल सकता। तो बेरोज़गारी का हाल बहुत बुरा है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सहूलतें दें। अगर कर्ज़ा भी दे रही है तो सिंगल आदमी को दे, उसका घर देख ले, उसके बच्चे देख ले, उसका आईडी कार्ड देख ले, उसको लोन मिल जाए। अब लोन के लिए जाते हैं और कहते हैं सरकारी बंदा लेके आओ। अब कौन हमें जानता है? मुझे तो कोई नहीं जानता यहाँ पे। दुबई में मैंने तकरीबन 1.5 साल गुजारे और 2015 में गया था, 14 में गया था, 16 में वापस आ गया। और लेकिन उनके निस्बत पे पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है।
उधर का सैलरी बहुत अच्छा, टाइम का ड्यूटी और टाइम मिलता है और इनके अलावा खाना पीना बहुत सहूलतें, रिहाइश बहुत अच्छा मिलता है। पाकिस्तान में तो इसी तरह कोई चीज़ नहीं है। जब आप बेरोज़गार होते हैं तो आपकी आमदन ख़त्म हो जाती है। आपकी आमदन ख़त्म होती है तो वो जो घर के खर्चे, आपके सेहत के ऊपर, बच्चों की तालीम के ऊपर, वो मुतासर होते हैं उससे। तो जब आप किसी भी इकानमी में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होती है तो आपकी जो खर्च है, जो कुल खर्च है किसी भी इकानमी का, वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इकानमी फर्दर जो है वो स्लो हो जाती है। लेकिन इसके जो कुछ जो समाजी कह लें आप इसको, जो जो असरात हैं कि अगर जो बहुत बेरोज़गारी बढ़ जाती है तो जो सोसाइटी के अंदर जो है वो एक अनरेस्ट पैदा हो जाता है। एक जो जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो एक जो लोग हैं वो हो सकते हैं कि अगर हम बेरोज़गार हैं, हमें आजकल जैसे आप पाकिस्तान में अगर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी स्ट्रक्चरल जो बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा ग्रोथ रेट कम हो गया है, जो स्किल मिसमैच है वो बहुत ज़्यादा है कि मार्केट में जो डिमांड है स्किल की वो हमारे पास नहीं है और वो हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो दो मेजर जो फैक्टर्स हैं जो बेरोज़गारी को तय कर सकते हैं वक्त, किसी भी वक्त में, गिवन लम्हे में अगर हम देखना चाहें कि 2020 में या 2021 में पाकिस्तान में रोज़गार की क्या शरह रहेगी या अनएम्प्लॉयमेंट कितनी रहेगी, तो 2-3 बड़े मेजर उसमें फैक्टर्स होंगे। हम उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि डिमांड फैक्टर्स क्या है, कि कितनी डिमांड हो रही है, क्या पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो वो किस सेक्टर में बढ़ रही है। मसलन ये कहा जाता है कि अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, अगर इसमें आपकी जो एक्टिविटी बढ़ती है और उसकी बेस पे आपकी ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो वहाँ पे जो लो स्किल्स हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुनियादी जो हुनर रखते हैं, उनकी डिमांड, उनकी खपत जो है वो बढ़ जाती है उसमें। लेकिन अगर आपकी जो ग्रोथ आ रही है या जो इकनॉमिक एक्टिविटी आ रही है वो अगर सर्विसेज सेक्टर से आ रही है, तो सर्विसेज सेक्टर जो है वो डिमांड पैदा करता है ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए, जिनके पास हाई डिग्रीज़ हों, ज़्यादा डिग्रीज़ हों, उनके लिए करता है पैदा। इसी तरह तो ये डिमांड फैक्टर्स हैं कि आपसे किस तरह की ग्रोथ हो रही है और वो कहाँ से आ रही है, किन स्किल्स की डिमांड पैदा हो रही है। 20 साल से मैं इधर G9 मरकज़ में ही काम कर रहा हूँ। पहले इसका पेंटिंग का, आर्ट का मुस्तकबिल था, वैल्यू भी थी। अब जब से पेनाफ्लेक्स आया है तो हाथ का काम 80% ख़त्म हो गया है, 10 से 15 या 20% रह गया है। तो बहुत मुश्किल है इस हालात में सर्वाइवल करना और पेंट्री के हिसाब से। लेकिन अब हम और कुछ कर नहीं सकते, ना इतना सरमाया है कि हम कुछ और बिज़नेस करें, तो यही करना पड़ रहा है और बड़ी मुश्किल से इसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है डिमांड में कि अगर आप पाकिस्तान का डेटा देखें तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी की जो शरह है वो बढ़ जाती है जूँ जूँ आपकी तालीम बढ़ती जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं बेरोज़गार होने के, इसलिए कि हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है, जो इकनॉमिक एक्टिविटी है, वो पढ़े लिखे लोगों के लिए उस तरह की जॉब्स पैदा नहीं कर पा रही है। उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो बड़ी लो स्किल्स के लिए हो रही है। तो एक तो ये इसमें फैक्टर है। दूसरा अगेन ये फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप मर्द हैं या औरत हैं। पाकिस्तान में अगर आप देखें, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है, मसलन अगर मैं हूँ तो मुझे बड़ा इजी है यहाँ से लाहौर जाना किसी भी जॉब के लिए, लेकिन एक औरत के लिए वो मुश्किल होगा घर बार छोड़ के इस्लामाबाद से लाहौर में शिफ्ट होना। तो वो हुनर होते हुए भी शायद वो अगर एक अपॉर्चुनिटी लाहौर में क्रिएट हुई है तो वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। सो मेरे लिए इसी तरह पिंडी से इस्लामाबाद आना बहुत आसान है। औरतों के लिए हमारे यहाँ मसले मसाइल हैं। तो फिर आपकी जो जेंडर है, आपकी जो सनफ़ है, वो भी तय करती है कि आपके रोज़गार के जो हैं वो चांस कितने हैं। तो ये डिमांड साइड पे था। इसी तरह आपका सप्लाई के साइड्स होते हैं, सप्लाई फैक्टर्स होते हैं, वो बेरोज़गारी को बढ़ा सकते हैं। मसलन अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में जैसे कहा जाता है कि हर साल में 2 मिलियन 20 लाख नए जो जवान लड़के और लड़कियां जो हैं वो मार्केट में दाखिल होते हैं नई जॉब्स के लिए। लेकिन अगर इकनॉमिक ग्रोथ आपकी जिस तरह हमारी आजकल है 2% थी पिछले साल, इस साल -4% है, तो वो मौके ही पैदा नहीं हो रहे कि हम उनको रोज़गार दे सकें। तो उसकी वजह से आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है। इसी तरह जो दूसरा जो सप्लाई का फैक्टर है कि हमारी जो स्किल डेवलपमेंट है वो किस तरह की है। हमारी जो नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जिसको हम नेवटेक कहते हैं, वो किस तरह के स्किल्स जो है वो पैदा कर रहा है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो तालीम का है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो किस तरह का स्किल आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जो आपकी तालीम है वो डिग्री तो दे रही है
लेकिन वो आपको हुनर नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से आपके चांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी आपकी एजुकेशन बढ़ती जाती है, वो बढ़ते चले जाते हैं। आई बिलीव कि हमारी जो जॉब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं, दे आर फार मोर देन व्हाट वी आर रिसीविंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट हो, उनके पास एक्सपोजर हो, उनके पास कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो विच मेक्स देम यूनिक एंड स्टैंड आउट इन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि टू बी एबल टू सर्वाइव और टू एक्सेल एज ए प्रोफेशनल, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स या यूनिक होना चाहिए, सो दैट यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ और मेक your own worth in an organization. तो जो एक बैलेंस है उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ग्रोथ की जो कंपोजिशन है वो इन्वेस्टमेंट से आ रही हो, वो इंडस्ट्री से आ रही हो, वो एक बैलेंस जो एक मतवाज़न जो डिमांड है, ये ना हो कि या तो जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो बेरोज़गार रह जाएं, या फिर जो लो तबका है, जो अंडर मैट्रिक है, जिसकी कम तालीम है, वो पैदा ना, उनको जॉब्स ना मिलें। तो इसके लिए एक बड़ी बैलेंस का जो वो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए दोनों फैक्टर्स का के साथ साथ डिमांड जो है वो क्रिएट होती रहे, इकानमी के अंदर ग्रोथ हो, उसके ग्रोथ को इन्वेस्टमेंट बेस किया जाए, एक्सपोर्ट पे रखा जाए, वो बड़ा अहम होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सप्लाई, जो स्किल सप्लाई है, जो हुनर पैदा करने वाले इदारे हैं, उनके लिए भी है कि वो अपने आप को साथ साथ अपग्रेड करते रहें। जिस तरह के इसके जैसे आजकल अगर CPEC सेंटर आ रहा है, तो उससे जुड़े हुए वो क्या महारतें हो सकती हैं, वो क्या हुनर हो सकते हैं जिनकी आने वाले 4 से 5 साल में ज़रूरत हो सकती है, उस पर फोकस किया जाए। और फाइनली जो है वो ये है कि आजकल जो एक बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में और बहुत सारे और तरक्की पजीर मुल्कों में, हम शायद पढ़ते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी जो नौकरियां हैं वो एक ख़ास लिमिट तक हो सकती हैं। तो आजकल उसके लिए जो पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो उसको हम एंटरप्राइज़ कहते हैं, कि आप अपने कारोबार का ख़ुद से करें, आपके अंदर वो स्किल्स दिए जाएं। तो उसके लिए एक साजगार मौक़े पैदा करना जिसमें फ़ाइनांस हो, जिसके अंदर स्किल्स हों, एंटरप्राइज़ के स्किल्स हों, वो जब मिलते हैं तो ये तीनों चारों चीज़ें मिल के फिर आपकी जो बेरोज़गारी के मसले मसाइल हैं किसी भी मुल्क के, वो जो हैं वो हल हो सकते हैं।